Okay, let's get started our lecture. Course name is History. चैप्टर नेम द संगम एज. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है क्लास 9th के लिए और भी वेरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए. कोर्स ऑब्जेक्टिव इज, लिख सकते हैं आप लोग, दिस इज अबाउट मी. अब स्टार्ट करते हैं. अपना चैप्टर है जो संगम एज. संगम एज स्टार्ट करने से पहले कुछ संगम के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसका सोर्सेज क्या थे, लिटरेरी सोर्स क्या थे और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या थे. ठीक है, पढ़ने का तरीका आपको पता है. पहले आपको लेक्चर देखना है बहुत अच्छी तरीके से, फिर आपको बुक जो आपकी टेक्स्ट बुक है आप वो बुक पढ़ना है. जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ लेंगे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. उसके बाद भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं. ठीक है, तो संगम में स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे देखिए संगम का मतलब क्या होता है. संगम का मतलब होता है बहुत लोगों का मिलना. जब मिलते हैं उसको संगम कहा गया. तो यहाँ पे भी बहुत लोग आकर के मिले हैं, गैदरिंग हुई है. और वो गैदरिंग कैसी थी, लिटरेरी गैदरिंग थी, इसलिए उसको कहा गया संगम. आइए देखते हैं. द संगम एज रिफर टू द पीरियड व्हेन मोस्ट ऑफ द तमिल लिटरेचर, कौन सा लिटरेचर, तमिल लिटरेचर, वॉज कंपोज्ड बाय अ बॉडी ऑफ तमिल स्कॉलर थे, तमिल लिटरेचर थे, एंड पोएट्स इन 3 सक्सेसिव लिटरेरी गैदरिंग कॉल्ड संगम एज. 3 सक्सेसिव गैदरिंग हुई है, इसको संगम एज कहा गया है. ठीक है, द संगम एज स्पैन फ्रॉम about 3rd century to 4th century AD, as highlighted above. The literature composed during this period was known as Sangam because literary work were compiled in assemblies of people known as Sangam. ठीक है ना, assemblies of poets था, सॉरी, जिसको कहा गया संगम. Thus these literary work are also known as Sangam literature. ठीक है, तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि ये जो गैदरिंग हुई है, लिटरेरी गैदरिंग जो थी, उसको संगम कहा गया. इसी गैदरिंग में या इसके आसपास जो भी लिटरेचर लिखे गए उसको संगम लिटरेचर कहा गया. ठीक है, इट इज़ बिलीव डैट द लिटरेचर कंपाइल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट संगम हैज़ बीन लॉस्ट. समझ में आ गया होगा. A large mass of literature was produced by poet during the second संगम. पहले वाले तो गायब ही हो गए, सेकंड वाले में अच्छे खासे बने. Of all the works only, देखिए इसके नाम बहुत ही अजीब से हैं क्योंकि साउथ इंडियन नेम थे, जिसमें थोड़ा तमिल है, तेलुगु, इन सब का मिक्सर होता है. तो इसका नाम था तोलाकाप्पियम. ठीक है, ऑल ऑफ द वर्क्स ओनली तोलाकाप्पियम रिटन बाय तोलाकापियर. देखिए तोलाकापियर एक राइटर थे, उनके द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम तोलाकापियम है सर्वाइव. जो कि हमको देखिए तोलाकापियम इज रिगार्डेड एज द ओल्डेस्ट बुक ऑफ तमिल लिटरेचर. ध्यान रखिएगा, इससे न्यूमेरिक क्वेश्चन बन जा सकते हैं. ओल्डेस्ट बुक ऑफ तमिल लिटरेचर वॉज, क्या हो जाएगा, तोलाकापियम. वन ऑफ द थर्ड संगम पीरियड ऑल्सो, only few literary pieces have survived. Okay, war and relation among the 3 major South Indian kingdom. कौन कौन से थे, पांड्या, चेर, चोलास. तो पांड्यास, चेरास, चोलास, हिंदी में पांड्य, चेर और चोल बोलते हैं. द मेंशन इन संगम लिटरेचर देयर वॉर्स एंड डीड्स आर द मेजर थीम ऑफ संगम लिटरेचर. जो भी वहाँ पे हुए, देखिए जो कवि होता है वो कैसे अपने लिटरेचर लिखता है, किसी को याद करके, कोई पुरानी कहानी, कोई सामने कोई बैठा हुआ, कुछ भी इसके दिमाग में आता है वो लिखता है. यहाँ पे वार वगैरह भी थे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लिटरेचर द चेरास फाइनली इस्टेब्लिश दियर सुप्रीमेसी ओवर अदर 2 किंगडम्स. ठीक है, तो यही बताया गया इसके बारे में. आइए अब देखते हैं सोर्स. देखिए हिस्ट्री पढ़ने का तरीका ये होता है, हम लोग हिस्ट्री जब भी पढ़ते हैं तो सोर्सेज जरूर देखते हैं. बिना सोर्सेज के हिस्ट्री पूरी नहीं होती. संगम लिटरेचर इज द चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट संगम एज बिसाइड मैनी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज सच एज. देखिए फिर यहाँ पे कुछ मिलेगा, मेगालिथ्स, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या था, एंड इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जहाँ पे लिख करके रख दिया जाता है इंस्क्रिप्शन में, वो किसी कहीं पे पहाड़ में भी हो सकता है, किसी केव में हो सकता है, तो होता है.
तो इन सब से क्या हमको मिलते हैं, इन्फॉर्मेशन मिलता है, किसके बारे में, उस समय के बारे में, ठीक है। अच्छा देखिए, सबसे पहले आता है लिटरेरी सोर्सेज। संगम लिटरेचर मेनली कंसिस्ट ऑफ तोलाक्कपियम, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा। द 10 पोयम, 10 पोएम्स को बोलते हैं पट्टू पट्टू। 8 एनोलॉजीज, इसको बोलते हैं इट्टू टोगेवा, इट्टू टोगई। 18 माइनर वर्क, इसको बोलते हैं पटिन किल कनक्कू, ओके। फेमस इपिक सच एज मनी मेगलई, शिवागा, सिंधमनी, ये कुछ लिटरेरी सोर्सेज हैं जहाँ से हमको संगम एज के बारे में पता चलता है। ये भी सब कहीं ना कहीं लिखा ही गया होगा, तभी तो हमको पता चला इसके बारे में। अब देखिए, फिर आता है तिरुकुरल। ये क्या है, आप अपनी बुक में भी देखेंगे जब चैप्टर खत्म हो जाए, ये लेक्चर खत्म हो जाए। द 18 माइनर वर्क फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द पीरियड, दीज आर कॉल्ड माइनर वर्क्स because the poem are generally shorter in length as compared to the other Tamil works belonging to this period, ठीक है, थोड़ी छोटी होती थी। तिरुकुरल written by तिरुवल्लुवर, ठीक है, तिरुवल्लुवर is a collection of Tamil couplets divided into 133 chapter। यह ध्यान रखिए कितने चैप्टर में डिवाइड था, 133 चैप्टर। It comprises the धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामसूत्र। इट प्रीचेस ट्रूथ इन इट्स वर्सेस, इट प्रीचेस सिंप्लिसिटी एंड ट्रूथ इन वर्सेस। वर्सेस मतलब कि यहाँ पे कुछ इनके मंत्र थे, मंत्र में सब पूरा लिख दिया गया। धर्मशास्त्र क्या है, धर्मशास्त्र। अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब होता है इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, तो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया गया। धर्म का मतलब रिलीजन होता है, काम का मतलब कुछ वो होता है, लव हो गया, और भी चीज़ें हो गई। फिर आता है पोयम। देखिए, अच्छा अब देखिए, इट्टू टोगई कंप्राइजेस अ लार्ज बॉडी ऑफ पोएटिक लिटरेचर। इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ मोर देन 2000 पोयम, ठीक है, कंपोज्ड बाय मोर देन 200 ऑथर, मतलब कि लगभग एक ऑथर ने लगभग 10 पोयम लिखी होगी। बिसाइड देर आर 10 लॉन्ग पोयम कॉल्ड पट्टू पट्टू, पीछे हम लोग पढ़ करके आए थे। These are divided into 2 main part, एक है अहम and पुरम, अहम part and पुरम part। While the poem in the अहम category idolize love and respect, ठीक है, the पुरम deal with militarism and hero worship। मतलब मिलिटरिज्म समझ में आ गया होगा, सेना में युद्ध करने के लिए और चीज़ें के लिए। ये एक तरह से ह्यूमन बिहेवियर के लिए था। फिर तोलाक्कपियम क्या है, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग लिटरेरी वर्क ऑफ द संगम एज। इट वॉज रिटन बाय तोलाक्कपियर। इट इज़ नॉट ओनली टेक्स्ट बुक ऑफ द तमिल ग्रामर बट ऑल्सो इंक्लूड द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, प्लांट, हैबिटेट्स एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तोलाक्कपियम इज डिवाइडेड into 3 chapters, while the first 2 chapters codify language and third chapter Porul refer the people and their behavior, okay। बुक में भी कुछ इसी तरह से लिखा होगा आपके। फिर आते हैं इपिक में। देखिए, इपिक भी पढ़ना हम लोग को बहुत जरूरी होता है हिस्ट्री में। देयर आर 3 मेन इपिक ऑफ द एज। देखिए कहाँ क्या गया था, चिलप्पादिकरम, मनी मेगलई एंड शिवागा चिंदामणि। शिलप्पादिकरम इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इपिक ऑफ द पीरियड, ठीक है। इट वॉज रिटन बाय इलांगो वादिगल। इट डील विथ रिवेंज ऑफ वाइफ अगेंस्ट हर हस्बैंड किलर। देखिए कहानी है, तो कहानी बताई गई किस तरह से, कहानी सच्ची कहानी है। वो उसके हस्बैंड की हत्या कर दी जाती है, फिर उसके बदला लेती है उसकी वाइफ, तो उस वाइफ के ऊपर पूरी कहानी लिख दी गई। जैसे कि मूवीज़ बन जाती हैं उस तरह से पूरी कहानी नहीं लिख दी जाती, ठीक है ना। मनी मेगलई वॉज रिटन बाय द पोएट्स सतनार ऑफ मदुरई। मदुरई का नाम सुना होगा, अभी मदुरई है, तो मदुरई के सतनार थे एक पोएट, उन्होंने लिखा है मनी मेगलई। इट डील विद द आइडियल्स एंड टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म। देखिए बुद्धिज्म के बारे में बता रहे थे। मनी मेगलई किसके लिए था, ये बुद्धिज्म के लिए था।
इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फाइन आर्ट ड्यूरिंग द संगम एज। ओके, समझ में आ रहा है, एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। शिवागा चिंदमणि वॉज रिटन बाय, देखिए क्या नाम लिखा है, तिरुत्तकदेवर। नाम बहुत अजीब से है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आगे पीछे हो सकती है। तिरुत्तकदेवर हु वॉज अ जैन मॉन्क, ये जैन मॉन्क थे। मॉन्क कौन होते हैं? जो भिक्षुक होते हैं, जो बिल्कुल सब कुछ छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। इट डील विथ द स्टोरी ऑफ सुपरमैन हु बिकेम जैन मॉन्क इन द एंड। मतलब सुपरमैन तो बहुत सारी पावर्स थी, वो बाद में जैन मॉन्क बन जाता है। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, जो शिवागा सिन्नामणि था वो किसके रिलेटेड था? वो जैन मॉन्क से था। मणि मेघले बुद्धिज्म में से था, ठीक है ना। ये एक रिवेंज थ्योरी थी, ठीक है। फिर द अदर टू इम्पॉर्टेंट एपिक्स ऑफ द पीरियड आर, ये देखिए क्या है, कुंदल केशी, कुंदलक केशी एंड वलियापति, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने लिटरेरी सोर्सेज देख लिए, अब देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कि कहीं खुदाई पे कुछ मिला, कहीं कुछ मिला। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या हैं? द सेवरल आर्कियोलॉजिकल रिमेन सच अ पंच मार्क क्वाइन। जो क्वाइन होता था उस पर अगर कुछ ठप्पा मार दिया जाए तो उसको पंच मार्क क्वाइन बोलते हैं, ठीक है। पॉटरीज मिली, कुछ बर्तन वगैरह मिले, मिट्टी के शेल्स हैं, बेड्स हैं, अर्न्स हैं, मेगालिथिस एंड इंस्क्रिप्शन हैव बीन डिस्कवर्ड विच प्रोवाइड अस विथ इंफॉर्मेशन ऑफ द पीरियड, ठीक है ना। इससे हम लोग को उस पीरियड की इंफॉर्मेशन पता चलती है। अब देखिए मेगालिथ्स क्या है? मेगालिथ्स आर लार्ज पीस ऑफ स्टोन, स्टोन थे, ये पत्थर थे, फाउंड मोस्टली एट द बरियल साइट, जहाँ पे लोगों को गाड़ा जाता था, मारा जाता, मतलब कि उनको बरियल साइट, जहाँ पे लोगों को अंतिम संस्कार किया था, समझ लीजिए। अ रिनाउंड हिस्टोरियन चंपलक शमी हैज आइडेंटिफाइड द संगम एज कंसाइडिंग विद द लास्ट फेज ऑफ मेगालिथिक कल्चर इन तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु के लास्ट फेज में था ये, तब उसने आइडेंटिफाई किया। लार्ज एग्रीकल्चर सेटलमेंट विद देयर चेफ्टन्स। देखिए चेफ्टन्स क्या होते हैं, देखिए कुछ ऐसे टफ वर्ड आएंगे, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। चेफ्टन्स क्या होते हैं? जैसे कि गांव वगैरह में कुछ हेड होता है, सरदार बोलते हैं, सरदार जी, सरदार जी, वो सरदार जी नहीं जो पंजाबी होते, वो सरदार की बात नहीं हो रही। कोई प्रधान जैसे कि दिया, अभी हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर प्रधान, तो ऐसे ही एक पावरफुल आदमी होता है, सरदार बोलते हैं उसको, कि सरदार हैं ये। तो वो सरदार कहा जाता था। लैंड के सेटलमेंट करते थे, लैंड के देखभाल करते थे, एग्रीकल्चर का काम करते थे, हेड होते थे एक तरह से। बिलोंगिंग टू द संगमेज हैव ऑल्सो बीन आइडेंटिफाइड विद द मेगालिथिक कम्युनिटीज, ओके। फिर आता है हीरो स्टोन। देखिए हीरो स्टोन क्या है? हीरो स्टोन वर द मेमोरियल स्टोन। देखिए किसी की याद में अगर कुछ कर दिया जाए तो मेमोरियल हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर किसी ने बहुत अच्छा काम किया है और उनकी जो बरियल साइट होगी वहाँ पे एक स्टोन पिलर कर दिया जाएगा, उसमें कुछ लिख दिया जाएगा उनके बारे में, तो हीरो स्टोन कर दिया जाएगा इस तरह से। वर इरेक्टेड ऑन द बरियल ग्राउंड ऑफ द पीपल हु डाइड फॉर कॉमन कॉज ऑफ देयर विलेज, कंट्री एंड द किंग, ठीक है ना। जिसने कुछ अपने आप को किसी के उस विलेज के लिए, उस कंट्री के लिए या किंग के लिए कुछ अच्छा काम किया, तो उसके लिए हीरो स्टोन तैयार किए जाते थे। Many references to such hero stone have been made in Sangam literature. बहुत सारे references ऐसे मिले हैं। Sometime hero stone were also erected along with inscription. inscription के साथ भी हमको मिलते हैं। These hero stone along with inscription are found either alone or in group. या तो अकेले मिले तो ग्रुप में मिले हुए, ठीक है ना। Near the irrigation tank lake outside the village. देखो जहाँ पे इरिगेशन टैंक था वहाँ पे मिला है, या तो ये गांव के बाहर मिला है। फिर देखिए इंस्क्रिप्शन आता है। इंस्क्रिप्शन में कुछ लैंग्वेज लिखी होती है, कभी कभी समझ में आती है, कभी कभी समझ में नहीं आती है, ठीक है। इंस्क्रिप्शन फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ संगमेज। इंस्क्रिप्शन से बहुत चीज़ें पता चली हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है संगमेज के लिए। वन कैब इंस्क्रिप्शन विच वॉज डिसाइफर्ड in 1966 dating back to 2nd century BC deal with record of the gift of a monastery by Pandey king to Jain monk।
देखिए यहाँ पे जो डिसाइफर्ड वर्ड यूज़ हुआ है इसका मतलब होता है किसी लैंग्वेज को समझना, जो भी लिखा हुआ है उसको पढ़ना। ठीक है, अगर कोई अजीब से, जैसे मान लिया आप हिंदी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास चाइनीज़ आ जाए तो उसको आपको समझना पड़ेगा, डिसाइफर करना पड़ेगा। ठीक है। मैनी रेफरेंस टू द चेरा डायनेस्टी आर फाउंड इन तमिल ब्राह्मी। ब्राह्मी भी एक तरह से लिखावट होती है, जैसे आप हिंदी लिखते हैं तो आ बनाते हैं, ऐसे आ बनाते हैं, इसको बोलते हैं देवनागरी लिपि। ठीक है ना, ऐसे एक ब्राह्मी लिपि होती है। तो वो ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन लिपि को बोलते हैं इंस्क्रिप्शन इंग्लिश में। तो जो ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन है वो पता चलता है क्या, जो ये जो था पीरियड, ये 3rd सेंचुरी एडी का था। इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन द पोएट्री हैव बीन ऑल्सो बीन फाउंड फ्रॉम 20th आर्कियोलॉजिकल साइट इन तमिलनाडु। देखिए हम लोग को समझ में आ रहा है जो भी ये था संगम, वैसे तो हम लोगों ने पढ़ लिया, जब ये पता किया जा रहा था तो ये सारी साइट्स तमिलनाडु केरल साइड की मिली, मतलब ये सब साउथ इंडिया के मिली। अगर हम लोग इंडिया कैसे वो बनाते हैं, मैप बनाया जाए ऐसे, तो ये जो नीचे के साइड होती है ना, यहीं पे हमको तीनों सब मिले हैं, चेर चोल पांड यहीं पे मिलते हैं हम लोग को। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं किंगडम के बारे में। 3 किंगडम थे, कौन कौन से थे? चेर, चोल और पांड्यन। सबसे पहले आते हैं चेरा किंगडम के। चेरा किंगडम देखते हैं। द चेरा किंगडम ऑफ द संगम एज वर नोन बाय मैनी टाइटल्स सच एज वनवर, विलवर और मलायर। ओके, देयर कैपिटल वॉज वंजी। कैपिटल क्या थी? वंजी थी। थोंडी वॉज देयर चीफ फोर्ट। कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करते थे, इसमें एक बड़ा पोर्ट था जहाँ पे सारे इसके एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करते थे, तो उस टाइप से चीफ फोर्ट कह दिया गया। तो थोंडी एक जगह का नाम है, वो चीफ फोर्ट था। चेरन सेन गुट्टवन वॉज द मोस्ट पॉपुलर किंग। पॉपुलर किंग का आप नाम याद रखिएगा, क्या था? चेरन सेन गुट्टवन ऑफ द संगम चेरास। मैनी संगम वर्क टेल अबाउट हिज मिलिट्री एक्सपीडिशन। देखिए बहुत से संगम वर्क जो क्या बताया जा रहा है इसकी मिलिट्री एक्सपीडिशन। मिलिट्री एक्सपीडिशन क्या होता है कि इनकी सेना जाएगी दूसरी जगह पे, मान लीजिए एक लड़ाई करी, झगड़ा किया, तो वो उसका जो भी एरिया होगा, जब लोग जीतेंगे तो उसके एरिया को अपने एरिया में मिला देते हैं, तो ये पूरा का एरिया बढ़ जाता है। ठीक है ना, ये होता है। इट्स सेड दैट इन वन ऑफ टेक्स्ट दैट ही रीचेस द हिमालय होस्टेड द चेरा फ्लैग। अब देखिए एक में ये बताया गया है कि जो थे ऐसे मिलिट्री एक्सपीडिशन करते करते हिमालय पहुंच गए। जब हिमालय पहुंचे तो उनको लगा कि यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया, हमने सब कुछ जीत लिया, तो उन्होंने वहाँ पे जाके अपना झंडा फहराया। द टेरेटरी ऑफ द संगम चेरा मोस्टली कंप्राइजेस एट द प्रेजेंट स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, देखिए संगम क्या ज़्यादातर हमको केरला पे मिला हुआ है। फिर देखिए अब आते हैं चोला किंगडम पे। द चोला किंगडम इज कॉल्ड चोनाडू। ठीक है, देखिए वैसे तो आप पढ़ेंगे चोनाडू पढ़ेंगे, लेकिन सही बात है चोनाडू, कावेरी नाडू एंड पोनल नाडू। ठीक है, ये क्या थे? ये संगम लिटरेचर मिले हैं, जहाँ से इसके बारे में पता चलता है। कावेरी नाडू, पोनल नाडू, संगम लिटरेचर मिलते हैं। द नेम रिफ्लेक्ट द रिचनेस ऑफ वाटर रिसोर्स। अब देखिए वाटर रिसोर्स के बारे में पता चलता है यहाँ पे, कहाँ पे? चोला किंगडम में। द रिवर कावेरी। कावेरी रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर थी इनके लिए। इतनी इंपॉर्टेंट थी कि इसको कंसिडर्ड सेक्रेड, मतलब कि इसकी पूजनी, इसकी पूजा की जाती थी, क्योंकि ये उस एरिया को फर्टिलिटी प्रोवाइड करती थी। चोला लैंड में जितनी भी फर्टिलिटी थी सब इस कावेरी रिवर की वजह से थी, तो इसको कावेरी भगवान कहा जाता था। ठीक है। उरियूर वॉज द कैपिटल ऑफ संगम चोला। चोला की जो कैपिटल थी वो उरियूर थी, मतलब संगम एज। देखिए इसका नाम चोला है लेकिन वो संगम एज की बात चली इसलिए संगम चोला कहा गया। ठीक है ना, तो इसकी कैपिटल थी उरियूर। देयर सेकंड कैपिटल वॉज कावेरी पोटमपिटम। देखिए क्या, ध्यान से पढ़िएगा, कावेरी पूमपट्टनम। ठीक है, और पुहार, आप इसको पुहार याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इट वॉज ऑल्सो द मेन पोर्ट ऑफ द संगम चोलास। ये मेन पोर्ट भी कहा गया संगम चोल का। करिकलन वॉज द मोस्ट पॉपुलर किंग ऑफ द संगम चोल। देखिए जो करिकलन था ये यहाँ का इंपॉर्टेंट किंग था, जो बहुत ही पावरफुल कहा गया। द संगम वर्क गिव इंफॉर्मेशन अबाउट हिज किंगशिप। ठीक है, ही वॉज ग्रेट वॉरियर हु डिफीटेड द चेराज एंड पांड्यास किंग। इसने चेराज और पांड्या किंग को हराया, कहाँ पे? वेनी में। ही
also encouraged the growth of agriculture, commerce. He built dam across the river Kaveri, which helped इन द इरीगेशन क्रॉप। देखिए इसने ये पावरफुल तो था ही था, लोगों को इसने दूसरे लोगों को हराया भी और इकोनॉमिकल कंडीशन भी अच्छी करी। वो कैसे अच्छी करी? एग्रीकल्चर को अच्छा करके, कॉमर्स ट्रेड को अच्छा करके, डैम अच्छा किया। डैम जब बनाएगा तो फिर वहाँ की इरीगेशन, वहाँ की जो फसल होगी वो अच्छी होगी, ठीक है ना, क्रॉप अच्छी होगी। तो इसने यहाँ पे काम किया, इसलिए इसको पावरफुल कहा गया है। इट हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन संगम द मर्चेंट फ्रॉम अब्रॉड विजिटेड द कैपिटल सिटी पुहार। इसे कहा गया है कि एक विदेश से आया व्यापारियों का दल, ठीक है, पुहार पे। फिर आता है द पांड्य किंगडम। देखिए पांड्यास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द एक्सटेंट ऑफ पांड्या किंगडम कंप्राइजेज द प्रेजेंट डे टेरिटरी ऑफ मदुरई। देखिए कुछ एक केरला पे मिला, तमिलनाडु मिला, मदुरई की बात चल रही है, ठीक है। तिरुनवेली एंड रामनाथपुरम, ठीक है, कहाँ मिलता है? मदुरई पे मिलता है, तिरुनवेली पे मिलता है और रामनाथपुरम पे मिलता है। द पांड्यन किंग वर नोन एज मरण, वलुधि और चेजियान। मदुरई वॉज द कैपिटल सिटी एंड द सिटी ऑफ कोरकट वॉज द चीफ पोर्ट। देखिए सबके अपने अपने चीफ पोर्ट थे, कैपिटल थी, तो आपको कैपिटल चीफ पोर्ट तो जरूर याद करना है। किसी किसी की जो सेकंड कैपिटल थी वो भी आपको याद करना है, ठीक है। द पांड्यास किंग गेव पैट्रोनेज टू द तमिल संगम। अब देखिए पैट्रोनेज का मतलब होता है किसी को संरक्षण देना, किसी को सुरक्षा करना, उसके कुछ ज़रूरतों को पूरा करना। तो किसको? तमिल संगम, जितने भी तमिल संगम थे उनको इसने पैट्रोनेज दिया। तो तमिल संगम इतने खुश हुए इनके बारे में। तो देखिए आप बताया जाता है यहाँ पे, मधु कुमुदनी, मधु कुदुमी पेरुवज्जिति was a Pandya king who performed many sacrifice to celebrate his victories। जब भी जीत के आता था बहुत सारे सेक्रीफाइस करता था, ठीक है। अनदर फेमस पांड्य रूलर तलाई यल गणत्तु। देखिए आपको याद कैसे पढ़ना, आपको ब्रेक ब्रेक करके पढ़ना। देखिए यहाँ से यहाँ तक तलाई हो गया, तलाई यलन गणत्तु, ठीक है ना। तो आप जब ऐसे पढ़ेंगे तो याद पढ़ सकते हैं, तलाई यलन गणत्तु। फिर देखिए ये नेडुन चेजियान, ठीक है ना, नेडुन चेजियान डिफीटेड द कंबाइंड फोर्स ऑफ चेरा, चोला एंड अदर लोकल चिफ्टेंस। चिफ्टेंस अभी हम लोग पीछे पड़ के आए थे, जो सरदार होते थे, ठीक है ना, इनको भी हराया, इनको भी हराया और इनको भी हराया, कंबाइंड हराया। द किंगडम ऑफ पांड्या, चेरा एंड चोला बिगन टू डिसइंटीग्रेट बाय बिगनिंग ऑफ द सेंचुरी। डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है अलग अलग करना। अब देखिए जो हम लोग चेफ्टमैन के बारे में पढ़े थे, अब यहाँ पे भी देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री फेमस किंगडम्स मैनी लोकल चीफ ऑल्सो रूल्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के छोटे छोटे पार्ट, देखिए बहुत बड़े पार्ट तो चेर चोल पांडे ही थे अपने अलग, छोटे छोटे पार्ट्स में वो थे चिफ्टेंस। दे वर ऑल्सो नोन एज वेलियर्स, ठीक है ना। द लोकल चीफ प्रोवाइडेड पैट्रोनेज टू द तमिल पोएट। जो लोकल चीफ थे भी तमिल पोएट को प्रोवाइड करते थे क्या? पैट्रोनेज। जो भी पीछे पड़ गया थे, पैट्रोनेज मतलब कि संरक्षण, सुरक्षा। दस द संगम पोएट प्रेज देम फॉर देयर जीनरसिटी। देखिए अब संगम पोएट थे, जब उनके ऊपर कोई उदारवादी नीति अपनाएगा, कुछ अच्छे काम करेगा, तो जाहिर सी बात है वो उसके प्रति बहुत खुश रहेंगे, है ना, आदर सम्मान करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। दे ऑल्सो एक्सटेंडेड देयर हेल्प टू रिजॉल्व डिस्प्यूट अमंग द किंग। जो भी डिस्प्यूट थे उसको कम करना। देखिए जब डिस्प्यूट अगर कम करी जाती है तो युद्ध की जो वो होता है संभावना वो भी कम हो जाती है, ठीक है ना। युद्ध जो होगा, जो वॉर होगा, वॉर होने के चांसेस भी कम हो जाती हैं। द चीफ ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, कल्चर डेवलपमेंट ऑफ द पीरियड, ठीक है ना। इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल करे, सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट। तो देखिए जो जो ये पोएट्स होते हैं ये लगता तो है कुछ नहीं करते, खाली पोएम बोला करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये पोएम से बहुत सारी चीज़ों को सुधारने की कोशिश करते हैं। अब देखिए अब हम लोग ने जब हिस्ट्री पढ़ी तो देखते उस टाइम की सोसाइटी कैसे थी, ठीक है ना। संगम लिटरेचर प्रोवाइड्स
अस अ नियर एक्यूरेट पिक्चर ऑफ सोसाइटी एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग द संगम एज। देखिए सोशल क्लासेस, द कास्ट डिवीजन एंड ट्राइबल अरेंजमेंट एग्जिस्टेड टुगेदर इन द संगम एज। देखिए कास्ट डिवीजन था, जैसे कास्ट होता है ना, ब्राह्मण वगैरह था, वैश्य था, ये सब कास्ट डिवीजन था। और ट्राइबल अरेंजमेंट भी था, जो ट्राइबल सोसाइटी थी। द तमिल संगम सोसाइटी वॉज बेसिकली डिवाइडेड बिटवीन द हाई बॉर्न एंड लो बॉर्न। देखिए दो दो पार्ट में था, एक हाई बॉर्न एक लो बॉर्न। तो जो हाई बॉर्न थे, अच्छा वो ये हो गया। फिर देखिए डिफ्रेंशिएटिंग द ब्राह्मण फ्रॉम द कॉमन पीपल, जो हाई बॉर्न थे वो ब्राह्मण हो गए, जो कॉमन थे वो लो बॉर्न हो गए, ठीक है ना। द तोलाकापियम मेंशन 4 कास्ट, कौन कौन से कास्ट हैं? ब्राह्मण, किंग्स, देखिए ब्राह्मण जो थे किंग से ऊपर होते थे, फिर ट्रेडर होते थे और फार्मर्स होते थे। कौन कौन से हो गए? ब्राह्मण, किंग्स, ट्रेडर एंड फार्मर। ये किसने बताया? तोलाकापियम ने बताया, ठीक है ना। इग्नोरिंग अदर कॉमन पीपल, दिस शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ सांस्कृतिक सोशल आइडिया ऑन द संगम पोएट। सांस्कृतिक क्या, जो जो संस्कृत थे, संस्कृत लैंग्वेज के जितने भी कुछ पुराण वगैरह साहित्य मिले हैं, तो उससे ये माना गया है कि ये वहाँ से निकाले गए, ठीक है ना। द ब्राह्मण वर रिस्पेक्टेबल एंड लर्न कम्युनिटी। देखिए जो ब्राह्मण थे बहुत ही पूजनीय, बहुत ही रिस्पेक्टेबल और बहुत ही पढ़े लिखे कम्युनिटी के थे, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन थे। द कंसेप्ट ऑफ पॉल्यूशन कॉज्ड बाय द लो बॉर्न वॉज प्रेजेंट इन सोसाइटी। समझ में आ गया होगा, सिंपल सी लाइन है। बोथ वैश्य एंड वेलास वर इंगेज इन ट्रेड। देखिए जो वैश्य होते थे, जो व्यापार करते थे, है ना, ट्रेडिंग करते थे, व्यापार करना, बिजनेस करना, वो वैश्य लोग और वेलास लोग का काम था। द वैश्य कल्टिवेटेड द लैंड, वैश्य लैंड भी कल्टिवेट करते थे, काऊ भी प्रोटेक्ट करते थे। मेड गिफ्ट टू द, देखिए ये गिफ्ट देते थे किंगडम को, सेक्रीफाइस परफॉर्म करते थे। द सेम फंक्शन वर ऑल्सो परफॉर्म बाय द विलास। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझ में आया, जो वैश्य थे और विलास थे वो सेम थे, दोनों का काम सेम थे, दोनों ही लगभग लगभग सेम, दोनों ही देखिए क्या कर रहे हैं, गिफ्ट बना रहे हैं, काऊ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, लैंड भी कल्टिवेट कर रहे हैं और सेक्रीफाइस भी प्रोवाइड परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दीज क्लासेस द तमिल लैंड वॉज ऑल्सो इनहेबिटेड बाय हंटर्स, gatherers and communities whose main occupation was fishing, animal husbandry and also practice shifting cultivation। देखिए जाहिर सी बात है, जब अगल बगल पानी होगा, समुद्र का किनारा था, सी से अगल बगल, ठीक है ना, ओशन थे, तो फिशिंग तो होनी ही होनी है, एनिमल हस्बेंड्री भी होगी क्योंकि एनिमल भी इनके पास बहुत सारे थे, और शिफ्टिंग कल्टिवेशन, कल्टिवेशन भी करते थे। शिफ्टिंग कल्टिवेशन आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, नहीं पढ़ा तो आगे आगे टाइम मिलेगा। पीपल मेनली कंज्यूम ग्रेन, मीट, फिश, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। देखिए ग्रेन तो होता ही था क्योंकि अभी पढ़ के आए थे, कावेरी नदी थी। मीट, जब एनिमल्स होंगे, एनिमल हस्बेंड्री होगी तो मीट भी मिलेगा। फिश, क्योंकि पानी था, समुद्र था। अब काऊ को प्रोटेक्ट करते थे तो मिल्क मिलता था, मिल्क से मिल्क प्रोडक्ट बन जाते, ठीक है ना। मेन सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट, अब देखिए इंटरटेनमेंट भी होता था। इंटरटेनमेंट में क्या था? कॉक फाइट, मुर्गों की लड़ाई। आपने अगर वो मूवीज़ देखी होगी, मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं कॉक फाइट, गोट फाइट भी होती है, ठीक है ना। तो ये फाइट से लोग अपने आप को एंटरटेन करते थे। गैमलिंग वॉज ऑल्सो पॉपुलर, गैमलिंग भी होती थी, जुआ इसको बोलते हैं, और रेसलिंग भी होती थी, ठीक है ना। अच्छा वुमेन के बारे में क्या बताया गया? ड्यूरिंग द संगम एज वुमेन वर प्रोवाइडेड विथ एजुकेशन एज वी फाइंड मैनी वुमेन पोएट। देखिए वुमेन पोएट थी तो वुमेन पोएट भी एजुकेटेड होंगी संगम एज, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। वुमेन ऑल्सो एंजॉयड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फिर भी हाउएवर देयर पोजिशन वॉज नॉट इक्वल टू द मैन। सब कुछ करते थे लेकिन फिर भी इनकी पोजीशन मैन के इक्वल नहीं थी, कुछ ना कुछ उनके ऊपर दबाव था, प्रेशर था। अब आते हैं हम लोग इकोनॉमी के बारे में। देखिए अगर कहीं पे कुछ किंग होगा तो उसकी इकोनॉमी भी समझना बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है ना। द इकोनॉमी ऑफ संगम एज वॉज सिंपल, सेल्फ सफिशियंट, एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। राइस, व्हीट, पेपर, जिंजर, कार्डमन एंड वेरियस अदर स्पाइसेस एंड फ्रूट वर ग्रोन, ठीक है ना। देखिए मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था, वो एग्रीकल्चर था तो वहाँ पे राइस होगा। देखिए जहाँ पानी होता है वहाँ पे वो राइस खूब होता है। टेम्परेचर ठीक ठाक था तो व्हीट भी होता था। पेपर, ये जितनी चीज़ें, ये एक मसाले होते हैं, जितने सब्जी में मसाले पड़ते हैं, ठीक है ना।
जिंजर हो गया, कार्डमन हो गया, पेपर हो गया, ये ऐसे बहुत सारे मसाले हुआ करते थे। अच्छा देखिए, इम्बाकमेंट, इम्बाकमेंट क्या होता है, जैसे कि कहीं अगर पानी भरा हुआ है, अगर उसके अगल बगल इम्बाकमेंट बना लिया जाए तो उसमें वाटर लेवल राइज कर जाता है, तो इस वाटर को यूज़ कर सकते हैं किसी और काम के लिए। Embankments were made by the state to support irrigation. Chera country was known for jackfruit, पेपर एंड टर्मरिक, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फ्रूट्स थे। ओके, स्पिनिंग एंड वीविंग वर अदर मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। स्पिनिंग और वीविंग भी होता है, स्पिनिंग वो जो कपड़े वगैरह बनाने काम करते हैं उसमें होता है। उरियूर वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ कॉटन ट्रेड, कॉटन ट्रेड थी, क्योंकि स्पिनिंग एंड वीविंग होगा तो कॉटन का काम जरूर हो रहा होगा। शिप मेकिंग, मेटल वर्किंग, कारपेंट्री, रोप मेकिंग, टैनिंग एंड मेकिंग ऑफ आइवरी प्रोडक्ट आर important industries. Okay, Sangam literature give us a vivid description of trading activities during this period. Internal and foreign trade practice were well organized. Trade was mainly carried through barter. अब देखिए यहाँ बताया गया, एक लाइन है इंपॉर्टेंट है, इंटरनल और फॉरेन, मतलब कि अपने कंट्री के अंदर भी और कंट्री के बाहर भी ट्रेडिंग करते थे। अब देखिए जब ट्रेडिंग हो रही है मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था उस टाइम, करेंसी तो ऐसे थी नहीं कि करेंसी रुपीज़ को कन्वर्ट कर दिया गया, स्टॉक एक्सचेंज है, बैंक से, ऐसा कुछ नहीं था कि कहीं पे डॉलर चल रहा है कहीं रुपीज़ चल रहा है, वहाँ पे तो अपने अपनी करेंसी थी, कोई फिक्स सिस्टम नहीं था बैंकिंग। तो क्या था, रुपीज़ को कैसे लेंगे, वो बार्टर सिस्टम करते थे, हमसे सामान लो और अपना सामान दो, तो होता है बार्टर सिस्टम। ओके, पैडी वॉज द मेन मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द रूरल रीजन। ठीक है, देखिए जहाँ पानी होगा पैडी जरूर होगा। देयर वर एस्टैब्लिश मार्केट नोन एज अनगढ़ी इन लार्ज टाउन। हॉकर ऑल्सो कैरिड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, जैसे अभी भी हॉकर होते हैं, बेचते हैं, सामान बेचा करते हैं, वैसे वो भी हॉकर हुआ करते थे। एक्सटेंसिव फॉरेन ट्रेड वॉज कैरिड विथ मैनी कंट्रीज। सबसे ज़्यादा क्या था, स्पाइसेस, इसी की तो लड़ाई थी सबसे ज़्यादा। इन ग्रेट डिमांड इन फॉरेन कंट्री, स्पाइसेस की सबसे ज़्यादा डिमांड, मतलब इंडिया के स्पाइसेस इतने फेमस थे पूरे वर्ल्ड में कि लोग आते थे, नाव से चले आते थे, मतलब रास्ता नहीं पता फिर भी इंडिया ढूंढने चले आते थे कि इतना स्पाइसेस कहाँ से होता है। आइवरी प्रोडक्ट, पर्ल्स, प्रीसियस स्टोन वर एक्सपोर्टेड एंड ऑन एक्सपोर्टेड, होर्डेड एंड गोल्ड एंड ग्लास वर इम्पोर्टेड। देखिए आपको दिख रहा है कि जितनी महंगी चीज़ें थी सब इम्पोर्ट होता था। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द इम्पॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब होता है कुछ लिखना, अपने हाथ से लिखना, उसको छापा नहीं गया। पेरी प्लस ट्रेड फ्लोरिश बिटवीन इंडिया एंड द रोमन एम्पायर। देखिए रोमन एम्पायर से सबसे ज़्यादा ये चीज़ें हुई हैं, ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा रोमन एम्पायर से हुई है, रोमन कंट्रीज से हुई है। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, कैनेनोर, पोनन्नी एंड कोट्टियम वर इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट्स। ठीक है ना, ये जो थे ये इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट्स थे ये। उरियूर वॉज अ सिटी फ्रॉम विच पर्ल्स एंड फाइन क्वालिटी मसलिन वर एक्सपोर्टेड। मैनी गोल्ड एंड सिल्वर क्वाइन स्टक बाय रोमन एम्परर हैव बीन फाउंड इन इंटीरियर ऑफ द तमिललैंड। ठीक है ना, दिस शोज द डेट एक्सटेंसिव ट्रेड फ्लरिश्ड बिटवीन द तमिललैंड एंड रोमन। तो यहाँ समझ में आता है कि जो तमिललैंड और रोमन था उनके बीच में गजब का एक ट्रेडिंग होती थी, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती थी। जब आप हिस्ट्री में और आगे पढ़ेंगे तो रोमन के एक हिस्टोरियन थे, उनका नाम था प्लिनी, उन्होंने बताया था कि वहाँ की जितने भी जो लेडीज़ें थीं उनको आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत पसंद थी, तो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज यहाँ से मंगाते थे और वहाँ से ओरिजिनल गोल्ड भेजते थे। समझ लीजिए ये सच में बेवकूफ़ी है कि आप अगर ओरिजिनल गोल्ड को दे करके एक आर्टिफिशियल गोल्ड ले रहे हैं तो कोई होशियारी नहीं, तो वो रोमन के लोग करते थे। तो वहाँ के जो हिस्टोरियन थे वो बहुत दुखी हुए इस बात से कि हमारे यहाँ की औरतें बिल्कुल बेवकूफ़ हैं, उन्होंने ये ऐसा बताया। ठीक है, तो ये पार्ट ख़त्म होता है। तो आपको क्या करना है, आपको पता है क्या करना है, आपको अपनी बुक, इस लेक्चर के बाद अपनी बुक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। बुक पढ़ लीजिए, जब एग्ज़ाम होता है तो इस लेक्चर को आप 0.25 की स्पीड में, दोबारा 0.5 की स्पीड में देख सकते हैं, मतलब कि आपको 2 से 3 बार लेक्चर देखेंगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर की PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, वो आप पढ़िए और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, थैंक यू।